नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन अर्थात एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में नहीं का प्रयोग हुआ है। नहीं वाले प्रश्नों को सावधानी से आप पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जिसका संबंध गुजरात राज्य से नहीं है। विकल्प डी में देखिए मोरन लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मोरन है ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और ये असम राज्य से संबंधित है। क्लियर? तो यहां पर आप डी विकल्प सही करेंगे। मोरन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का संबंध गुजरात राज्य से नहीं बल्कि असम राज्य से है। क्लियर? और जो अन्य विकल्प में नाम दिए गए हैं जैसे कलोल, कोसंबा और नौगाम या नौग्राम, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध गुजरात राज्य से है। क्लियर? और मोरन पेट्रोलियम उत्पादक का संबंध असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले से है। देखिए गुजरात के जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं यहां से प्रश्न बहुत बनता है। तो यहां पर आपने कलोल देख लिया, कोसंबा देख लिया, नौग्राम देख लिया। इसके अलावा लुनेज को याद रखेंगे। ये जो लुनेज है ये खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। क्लियर है? तो लुनेज भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा गुजरात में मेहसाना, मेहसाना जो क्षेत्र है ये भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात में ही है। इसके अलावा खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। याद रखिएगा ये आलिया बेट द्वीप भी गुजरात से संबंधित है और ये भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये प्रमुख नाम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है। यानी उस राज्य का चयन करना है जहां पर कच्चे तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए अगर हम भारत में कच्चे तेल के उत्पादन की बात कर लें तो सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला जो हिस्सा है वो राज्यों के आधार पर राजस्थान नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर यहां पर असम है। क्लियर? तो राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी गुजरात। क्लियर? यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए राज्यों में सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल उत्पादन होता है वो यहां पर गुजरात में है। क्लियर? अब आइए जरा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। याद रखिएगा भारत में कच्चे तेल का अगर सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र वाइज देखा जाए तो वो अपतटीय क्षेत्रों में होता है। पहली बात, जहां पर कुल कच्चे तेल का 49.74% हिस्सा उत्पादित होता है। यानी जो भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसमें 49.74% हिस्सा जो है वो अपतटीय क्षेत्र से उत्पादित होता है। क्लियर है? और राज्यों के अगर संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लें तो राज्यों के संदर्भ में कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान गुजरात का है और तीसरा स्थान असम राज्य का है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आलिया बेट जो तेल क्षेत्र है वो किस राज्य से संबंधित है। अभी हम लोगों ने जब गुजरात राज्य के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पर चर्चा की थी तो उस समय ये बात की चर्चा हुई थी कि खंभात की खाड़ी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है आलिया बेट और ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आलिया बेट तेल क्षेत्र गुजरात राज्य से संबंधित है। क्लियर? याद रखिएगा ये जो आलिया बेट क्षेत्र है ये गुजरात के भावनगर से 45 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप पर स्थित है। क्लियर? तो आपको सीधी बात याद रखना है कि आलिया बेट द्वीप पर स्थित ये आलिया बेट तेल उत्पादक क्षेत्र जो कि गुजरात राज्य के खंभात की खाड़ी में स्थित है। क्लियर? इसके अलावा मैंने उस समय भी आपको अंकलेश्वर बताया था, खंभात या लुनेज तेल क्षेत्र बताया था, कलोल क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। क्लियर? इसके अलावा कोशंबा आप पढ़ चुके हैं, नौग्राम पढ़ चुके हैं। क्लियर? मेहसाना आपने पढ़ा है, अंकलेश्वर पर चर्चा हुई है। क्लियर? तो ये सभी तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं जो गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए। तो अभी आपने देखा कि गुजरात राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के तौर पर अंकलेश्वर का चर्चा में अभी आपने देखा था। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, पेट्रोल के भंडारण के लिए। और किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं, उसके बाद इस बात पर संक्षिप्त में चर्चा भी करेंगे कि अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत होते क्या है। तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम स्रोत है ये अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। क्लियर? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है इसी को कहा जाता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, या इसके लिए एक शब्द और प्रयोग होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। क्लियर है? देखिए इस पर पहले इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन,
यानी ऐसे संसाधन की चर्चा हो रही है जिनसे ऊर्जा पुनः प्राप्ति नहीं की जा सके, यानी उससे केवल एक बार में जो ऊर्जा निकलेगी उसी का उपयोग किया जा सकता है, उससे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्लियर है? क्योंकि यहां पर गैर शब्द का प्रयोग है और दूसरे साइड में जो नवीनीकृत है उसके सामने अ शब्द का प्रयोग है, यानी उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? ये तो रहा शाब्दिक अर्थ, यानी ऐसे ऊर्जा सोर्सेज जिनका प्रयोग एक ही बार किया जा सके, पुनः उसे तैयार न किया जा सके, उसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर आप इनके एग्जाम्पल को देखेंगे तो इनको जलाकर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। क्लियर है? जैसे अभी आपने कहा कि पेट्रोलियम जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। इसका मतलब है कि जब आप पेट्रोलियम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आप इसको बर्न करते हैं, तब इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह इसका अन्य एग्जाम्पल है कोयला। कोयले को भी आप जलाते हैं तब ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब भी आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल को देखना हो तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप ये देखिए कि क्या उसको जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अगर जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इट मीन्स वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्लियर? इसी तरह आपने पेट्रोलियम के अलावा प्राकृतिक गैस को भी देखा। क्लियर? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये समाप्य ऊर्जा स्रोत है, यानी ऐसा ऊर्जा स्रोत जो समाप्त हो सकता है। क्लियर? तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोयला देखा, पेट्रोलियम देखा, प्राकृतिक गैस है, इसके अलावा परमाणु ईंधन भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। और जब आप उसको बर्न कर रहे हैं इट मीन्स उससे प्रदूषण भी होगा, यानी ये प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है? एक ही बात से सारी चीजें लिंकअप हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन की, यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसका मतलब यह है कि जब हम उस सोर्स से बार बार एनर्जी को पुनः यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा, इसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे। बायोमास ऊर्जा इट मीन्स जब आप लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस ऊर्जा आप शामिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का उपयोग होता है, उससे गैस तैयार की जाती है। बायोडीजल ऊर्जा यानी कि जहां पर आप रसेस जैसे गन्ने के रस से एनर्जी, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है? ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। तो ये सभी संसाधन रिन्यूएबल हैं, यानी ऐसी ऊर्जा का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्लियर? देखिए आपके ऑप्शन में भी यहाँ पर बायोगैस लिखा हुआ था, यानी ये बायोगैस ऊर्जा किस प्रकार का है? रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। सौर ऊर्जा किसका है? रिन्यूएबल एनर्जी। वायु ऊर्जा किसका है? रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन जो पेट्रोलियम है ये कैसा है? ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो याद रखिएगा जब कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला की बात कर रहे हैं तो ये कहां पर है? गुजरात राज्य में। क्लियर है? सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला कहां पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ये जो कोयली पेट्रोलियम शोधशाला गुजरात राज्य में है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के अधीन है। ये पानीपत रिफाइनरी के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाला दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। क्लियर है? यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी अगर रिफाइनरी की बात की जाए तो वो है पानीपत रिफाइनरी, और उसके बाद गुजरात राज्य की कोयली पेट्रोलियम शोधशाला का नाम आता है। क्लियर है क्या? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो देखिए अगर हम भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला की बात करें तो वो कौन है? जामनगर। यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। जो जामनगर है ये भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। अब ये प्रश्न उठता है कि जामनगर तेल रिफाइनरी है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा ये जो जामनगर तेल रिफाइनरी है ये गुजरात राज्य में स्थित है, और याद रखेंगे ये भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और साथ ही साथ ये गैर सरकारी क्षेत्र की है, यानी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी है जिसका नाम है जामनगर तेल रिफाइनरी, और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसकी जो कुल स्थापित क्षमता है ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। क्या नाम है? जामनगर तेल रिफाइनरी गुजरात। क्लियर है? और किस इंडस्ट्रीज की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर तेल शोधनशाला के नाम लिखे गए हैं और उनसे संबंधित राज्यों से आपको मैच कराना है। सबसे पहले कोयली। देखिए कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला के बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं, आरओ यारो मीन्स 2016 का ये पूछा गया प्रश्न है, और देखिए फिर यहाँ रिपीट है। तो देखिए कोयली को आप कहाँ पर? गुजरात से अटैच कर देंगे, यानी ए को आप दूसरे के साथ। बरौनी, याद रखिएगा बरौनी कहाँ पर है? बिहार में अटैच करेंगे, बी को पहले के साथ। करनाल हरियाणा में है, सी को चौथे के साथ।
और हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो डी को आपको रिलेट करेंगे तीसरे के साथ और कोड क्या बना? 2143। 2143 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो गया कि जो कोयली तेल शोधनशाला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अवस्थित है गुजरात राज्य में। अगर हम बात करें बरौनी की, तो बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? बिहार राज्य में। करनाल तेल शोधनशाला कहाँ पर है? हरियाणा में। और हल्दिया तेल शोधनशाला कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। देखिए यहाँ पर तेल शोधनशाला की बात हो रही है, तो गुजरात राज्य के 2 तेल शोधनशाला को और अटैच करिए। एक तो कोयले के साथ साथ अभी आपने जामनगर भी पढ़ लिया, और जामनगर के बारे में आपने ये भी देखा कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली है। क्लियर है? और गुजरात राज्य में। तो यानी गुजरात राज्य की 2 तेल रिफाइनरी को तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोयली और जामनगर। इसके अलावा एक और आप याद रखेंगे, वादीनर। क्या नाम है? वादीनर। याद रखेंगे, ये जो वादीनर तेल रिफाइनरी है इसका भी संबंध कहां से है? गुजरात राज्य से संबंधित है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो यहां पर ऐसे राज्य का चयन करना है जहां पर तेल शोधनशाला नहीं है। तो देखिए, आपने कहां कहां की तेल शोधनशाला को देख लिया है। पश्चिम बंगाल का भी आपने हल्दिया देख लिया, गुजरात राज्य में 3 देखा आपने, कोयली, जामनगर और वादीनर। तो बी और डी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। केरल में भी है, केरल का भी आप जानते हैं, केरल में कहां पर है? कोचीन में। क्लियर है? तो यहां पर बी भी नहीं होगा, तो यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी तेल शोधनशाला, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएं हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक हैं, 2 संयुक्त हैं और 3 निजी क्षेत्र की तेल शोधनशालाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। ये जो कांडला बंदरगाह है, और ये कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात राज्य में। ये कांडला बंदरगाह का संबंध तेल शोधन से नहीं है, इसका संबंध रासायनिक उर्वरक से है। किससे है? रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। तो इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और तेल शोधन से संबंधित है कोचीन, चेन्नई और विशाखापट्टनम। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि कोचीन, चेन्नई और विशाखापट्टनम ये तेल शोधक बंदरगाह हैं, जबकि कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में है ये रासायनिक उर्वरक से संबंधित बंदरगाह है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, नून माटी का जो तेल शोधक कारखाना है ये असम राज्य में स्थित है। क्लियर है? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नून माटी का तेल शोधक कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां किया जाता है? अगर हम बात कर लें कि प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो अगर आपको पिछली क्लास याद है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि खनिज संसाधन हो या ऊर्जा संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों एग्जाम में यहां से प्रश्न सीधे बनते हैं। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं क्षेत्र वाइज बात करूं तो अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है। क्लियर है? तो यहां पर आपका क्या जवाब हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो सबसे अच्छा योगदान है वो किसका है? बॉम्बे हाई। क्लियर है? यानी बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और एक बात और यहां पर देखिए, क्षेत्र वाइज पहले देख लीजिए कि जो अपतटीय क्षेत्र है इसका सबसे ज्यादा योगदान है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में। उसके बाद असम, राजस्थान, त्रिपुरा और गुजरात राज्य। क्लियर है? और याद रखेंगे भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। स्पष्ट है? याद रखेंगे इस बात। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए यहां पर एक तरफ भारत के प्रमुख तेल शोधनशाला के नाम लिखे गए हैं और उनसे राज्यों का पेयर बनाया गया है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर सही सुमेलित है। अब देखिए यहां पहला नाम लिखा है हल्दिया का। अभी आप पढ़ चुके हैं कि हल्दिया तेल शोधनशाला कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये उड़ीसा लिखा है तो ये गलत हो गया। जामनगर के संदर्भ में भी आपने पढ़ा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और गुजरात राज्य में है, तो ये भी गलत है। नुमालीगढ़ की बात करें तो नुमालीगढ़ जो तेल शोधनशाला है ये असम राज्य में है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। और अगला लिखा हुआ है पनानगुड़ी। देखिए आपको ऊपर के 3 जो तेल शोधनशाला थे ये आपको पता है, अब ये एक नया नाम हो सकता है आपके लिए कि पनानगुड़ी। तो याद रखेंगे पनानगुड़ी जो तेल शोधनशाला है ये तमिलनाडु में है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। पनानगुड़ी तेल शोधनशाला तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब देखिए नीचे यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से भारत में जो तेल शोधनशालाएं हैं उनसे संबंधित राज्यों के नाम और जो स्वामित्व वाली कंपनी है उसका भी नाम अंकित है। सबसे पहले लिखा है गुवाहाटी।
याद रखिएगा गुवाहाटी जो तेल रिफाइनरी है ये असम राज्य में है और आईओसी से गवर्न है, यानी इसका स्वामित्व कंपनी कौन सी, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्लियर है। दूसरे नंबर पे बरौनी है। ये जो बरौनी तेल रिफाइनरी है ये बिहार राज्य में है, आईओसी से स्वामित्व वाली है। कोयली की बात करें तो आपने पढ़ा है कि कोयली किसे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधीन है और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला है हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और आईओसी के अंतर्गत है। अगला है मथुरा, मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और ये भी आईओसी से गवर्न है। अगला है डिगबोई, असम राज्य से संबंधित है और ये भी आईओसी के स्वामित्व वाली है। अगला है पानीपत, पानीपत हरियाणा राज्य से संबंधित है और आईओसी के स्वामित्व वाली है। अगला नाम है बोगाई गांव, याद रखिएगा ये जो बोगाई गांव तेल रिफाइनरी है ये असम राज्य में है और आईओसी के द्वारा नियंत्रित है। अगला है पाराद्वीप, पाराद्वीप उड़ीसा राज्य से संबंधित तेल रिफाइनरी है और आईओसी के स्वामित्व वाली है। क्लियर। अगली कंपनी, अगला जो तेल रिफाइनरी है वो है मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और एचपीसीएल के द्वारा स्वामित्व की जाती है। अगला है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये भी एचपीसीएल द्वारा। अगला है मुंबई, ये महाराष्ट्र राज्य में और ये बीपीसीएल द्वारा स्वामित्व है। अगला है चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में और ये एमआरएल के स्वामित्व वाली है। इसके आगे नाम लिखा है कोचीन तेल रिफाइनरी का जो कि केरल राज्य से संबंधित है और बीपीसीएल के स्वामित्व वाली है। अगली तेल रिफाइनरी का नाम है नरीमन, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में और ये सीपीसीएल के स्वामित्व वाली है। अगली तेल रिफाइनरी का नाम है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ जो तेल रिफाइनरी है ये असम राज्य से संबंधित है और एनआरएल स्वामित्व की है। मंगलूर की बात करें तो कर्नाटक राज्य में है और ये एमआरपीएल स्वामित्व की है। अगला है जामनगर, जामनगर तेल रिफाइनरी गुजरात राज्य में है और ये आरआईएल की स्वामित्व की है। अगली तेल रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तातीपाका, बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये ओएनजीसी के स्वामित्व की है। अगली तेल रिफाइनरी है वादीनर, वादीनर तेल रिफाइनरी का संबंध गुजरात राज्य से है और ये किसके स्वामित्व की है, एनईएल के। अगला है भटिंडा, भटिंडा तेल रिफाइनरी पंजाब राज्य से और ये एचपीसीएल के द्वारा स्वामित्व की जाती है। अगली तेल रिफाइनरी है बीना, बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश राज्य की है और बीओआरएल के द्वारा गवर्न है। और जामनगर जो तेल रिफाइनरी है गुजरात राज्य में है और ये आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी है। और याद रखिएगा एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस के द्वारा स्थापित की गई है। अभी जामनगर के बारे में चर्चा हुई है। क्लियर है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एचवीजे पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है कहां से। तो याद रखिएगा एचवीजे, सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म पर बात हो जाए। एचवीजे का मतलब क्या है, एच का मतलब यहां पर हजीरा से है, वी फॉर विजयपुर एंड जे फॉर जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। क्लियर है। और पूछा जा रहा है कि इस पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है कहां से, तो याद रखेंगे अंकलेश्वर से। क्लियर है। एचवीजे पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का जो परिवहन होता है ये अंकलेश्वर से होता है। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एचवीजे का मतलब है कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। याद रखिएगा ये जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन है ये पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4222 किलोमीटर। और याद रखेंगे ये हजीरा गुजरात से प्रारंभ होकर, यानी जो हजीरा प्लेस है ये कहां पर है, गुजरात में, वहां से ये प्रारंभ होकर विजयपुर, विजयपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विजयपुर तक आती है और वहां से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आकर समाप्त होती है। यानी हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है जो ये पाइपलाइन का नाम है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये विश्व की सर्वाधिक लंबी गैस पाइपलाइन है। यहां पर देखिए दो बातें आपको पूछी जा सकती हैं कि जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन है ये किन विद्युत स्टेशनों को और किन उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस प्रदान करेगी। क्लियर है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से याद रखेंगे तीन विद्युत स्टेशनों के नाम। पहला है कावस जो कि गुजरात में है, दूसरा है अंता जो कि राजस्थान में है और तीसरा है औरैया जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन तीन विद्युत स्टेशनों को ये पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ बीजापुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला और बबराला, इन 6 उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस भी प्रोवाइड की जाएगी इसके द्वारा। क्लियर है। स्पष्ट हो गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया था। देखिए अगर हम सर्वप्रथम की बात करेंगे तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, माकूम। क्लियर है। ये जो असम में ये जगह है माकूम जहां पर सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा कि सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं असम राज्य के माकूम में खोदा गया था। क्लियर है। आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात तो
किस ईयर की बात है? तो ये बात है 1867 की। 1867 में असम में पहली बार माकूम क्षेत्र में तेल का कुआं खोदा गया था। क्लियर है? असम में जो वास्तविक उत्पादन कार्य है या जो इसका जो दूसरा कुआं खोदा गया वो कब खोदा गया? 1889 में, यानी 1889 में, और वो कहां पर? असम के डिगबोई में। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। और आपने देखा ऑप्शन में दोनों नाम लिखे हुए थे, माकूम भी लिखा हुआ था और डिगबोई भी लिखा था। तो स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखिएगा कि असम में पहली बार 1867 में, यानी 1867 में माकूम क्षेत्र में तेल का कुआं खोदा गया था। और जो दूसरा आपको ध्यान रखना है, डिगबोई, 1889 में, यानी 1889 में। क्लियर है? अगर हम असम राज्य के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र की बात कर लें, जैसे अभी आपने गुजरात देख लिया था, अब यहां पर जरा असम की देख लीजिए। डिगबोई, डिब्रूगढ़ आप पढ़ चुके हैं। दूसरा है नाहर कटिया, असम राज्य से संबंधित है। अगला लिखा हुआ है हगरीजन मोरान, ये असम राज्य से संबंधित है। अगला लिखा है रुद्रसागर, असम राज्य से। लकवा और सुरमा घाटी, ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये जो सभी केंद्र हैं, ये असम राज्य के तेल उत्पादक केंद्र हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे डिगबोई, नाहर कटिया, हगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकवा और सुमरा घाटी। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है किस राज्य में? तो देखिए, याद करिए, जो सबसे पहला ही प्रश्न था उसी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो गुजरात राज्य में नहीं है। उसी के एक विकल्प में नौग्राम लिखा हुआ था और मैंने उसी समय आपको कोरिलेट कराया था कि ये गुजरात राज्य में है। और उसी समय मैंने गुजरात राज्य के जो भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं उसके नाम बताए थे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसका बी विकल्प सही करेंगे। ये जो नौग्राम तेल क्षेत्र है इसका संबंध गुजरात राज्य से है। देखिए, कुछ और तेल क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। अंकलेश्वर, ये आप पढ़ चुके हैं। खंभात, ये भी आपने देखा है। और आपने देखा था कि खंभात की खाड़ी में अलिया बेट द्वीप पर एक तेल शोधक तेल क्षेत्र है जिसका नाम है अलिया बेट। क्लियर है? इसके अलावा आपने खंभात की खाड़ी में लूनेज भी पढ़ा है। क्लियर है? तो ये भी स्पष्ट याद रखेंगे। अगला है कलोल, ये भी आपने देखा है। मेहसाना भी आपने देखा है। बचारजी, याद रखिएगा, ये नया नाम आया है। तो याद रखेंगे बचारजी जो तेल क्षेत्र है ये गुजरात राज्य में है। लूनेज हो चुका है। बारकोल, याद रखिएगा, ये जो बारकोल तेल क्षेत्र है इसका संबंध भी कहां पर है? गुजरात राज्य से। क्लियर है? इसके अलावा आपने कोसंबा भी देखा था। कोसंबा भी कहां से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेल शोधक कारखाना और संबंधित राज्य को सुमेलित करिए। सबसे पहले लिखा है नुमालीगढ़। अब आप आसानी से कर लेंगे। नुमालीगढ़ का संबंध कहां से है? तो याद रखेंगे असम राज्य से, यानी यहां पर ए को आप सुमेलित करेंगे चौथे के साथ। अगला लिखा हुआ है तातीपाका, मैंने आपसे कहा था ये बहुत पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश से, यानी बी को तीसरे के साथ। कोयली गुजरात और बरौनी बिहार। क्लियर है? अब आपको देख रहे होंगे, अगर जिन लोगों को इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा अब उनका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप हो रहा होगा। इसी तरह आप प्रयास करेंगे और चीजें बहुत आसान होंगी। तो जो सही कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4-3-2-1। और 4-3-2-1 के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है? डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि नुमालीगढ़ असम राज्य में, इसके अलावा तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में और बरौनी का संबंध बिहार राज्य से है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला लिखा है कोयली गुजरात में, ये तो सही है। अगला लिखा है नागपट्टिनम। तो देखिए, नागपट्टिनम के संदर्भ में आपने पढ़ा था, ये नागपट्टिनम कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। क्लियर? और ये लिख रहा है आंध्र प्रदेश में, तो तुरंत गलत करिए। नुमालीगढ़ असम आप जानते थे। मनाली तमिलनाडु, ये भी आप जानते हैं, ये भी सही लिखा है। तो याद रखेंगे नागपट्टिनम और मनाली ये दोनों किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो यहां पर आप इसमें क्या आंसर करेंगे? बी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? देखिए, यहां पर लिखा भी है कोयली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम और मनाली भी कहां पर? तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे तमिलनाडु के दो आपको ध्यान में रखने हैं, एक नागपट्टिनम और मनाली। अगला देखिए, अगला जो है वो है परमाणु से संबंधित, यानी नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित। यहां पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें भारत के पहले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, तारापुर। क्लियर है? तो याद रखेंगे तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर है? तो ये भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर, तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। और भारत में परमाणु विद्युत शक्ति का उत्पादन अमेरिका की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में 1969 में स्थापित 320 मेगावाट की क्षमता का यह पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि तारापुर महाराष्ट्र में है। और दूसरी बात यह कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है
किसकी सहायता से स्टैब्लिश किया गया? अमेरिका की सहायता से स्टैब्लिश किया गया और इस संयंत्र की कुल क्षमता 1400 मेगावाट है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना है ये 1954 में की गई थी। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिए जरा कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन थे, तो आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे और इन्हीं के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। क्लियर है? तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। एक और फैक्ट मैं यहाँ पर आपको कोरिलेट करा रहा हूँ कि भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब थे और इन्हीं के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई और उसके बाद 1954 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य के नाम है। पहला लिखा है कलपक्कम। याद रखिएगा ये जो कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो एक को आप सुमेलित करिए। तीसरा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कलपक्कम परमाणु केंद्र। ये कई बार कलपक्कम का नाम लेकर ये पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार का केंद्र है। तो याद रखेंगे कलपक्कम तमिलनाडु में परमाणु शक्ति केंद्र है। अगला है नरौरा। नरौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर आप बी को सुमेलित करेंगे। पहला काकरापार, याद रखेंगे गुजरात राज्य का परमाणु शक्ति केंद्र है। तो यहां पर आप सी को दूसरे के साथ, और ट्रॉम्बे ये भी परमाणु शक्ति केंद्र है और इसका संबंध महाराष्ट्र से है। तो यहां पर कूट क्या बन रहा है? 3-1-2-4। 3-1-2-4 के आधार पर यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में, नरौरा ये भी परमाणु शक्ति केंद्र है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, काकरापार ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये गुजरात राज्य से, और ट्रॉम्बे भी परमाणु शक्ति केंद्र है और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग लगभग कितने प्रतिशत है। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन में, तो याद रखिएगा ये लगभग में आप 2% यहां पर आंसर करेंगे। क्लियर है? यहां पर लगभग 2% का योगदान है कुल विद्युत उत्पादन में। परमाणु शक्ति का योगदान लगभग कितना है? 2% के बराबर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए यहां पर पहला लिखा है जैतापुर महाराष्ट्र। तो देखिए जैतापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही सुमेलित है। क्लियर है? दूसरा लिखा मीठी बिरडी। मीठी बिरडी का संबंध कहां से है? गुजरात राज्य से। ये भी बिल्कुल सही लिखा है। अगला है हरिपुर, ये हरियाणा राज्य में है। ये गलत लिखा है। ये जो हरिपुर है ये पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सही सुमेलित नहीं है और ये सभी प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो हरिपुर है ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और इसके अलावा कोवड्डा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। स्पष्ट याद रखेंगे। क्लियर है? तो सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहां पर याद रखेंगे कि ये जो हरिपुर है ये हरियाणा में नहीं है बल्कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी हरिपुर कभी भी आए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में तो आप उसको सीधे पश्चिम बंगाल से। और एक बात और याद रखिएगा कि ये रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र है, यानी हरिपुर का संबंध पश्चिम बंगाल से और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। क्लियर है? अच्छा, अभी आपने ऑप्शन में मीठी विरडी नाम देखा था, मैं फिर से प्रश्न पे आपको ले चल रहा हूं। मीठी विरडी, देखिए मीठी विरडी को आपने ये देख लिया कि गुजरात राज्य में है। अब जरा एक बात और समझिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके सहयोग से था, तो याद रखेंगे जो मीठी विरडी है ये यूएसए के सहयोग से गुजरात राज्य में स्टैब्लिश किया गया। ये स्पष्ट हो गया। ए विकल्प में आपने देखा है जैतापुर। जैतापुर लिखा रहा है या जैतपुर? क्लियर है? बोथ आर सेम। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो जैतपुर है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित ये जो आणविक शक्ति केंद्र है किस देश के सहयोग से, तो याद रखेंगे जैतपुर जो है ये फ्रांस के सहयोग से है। क्लियर है? तो फ्रांस के सहयोग से जैतपुर। मीठी विरडी का संबंध किससे है? यूएसए के सहयोग से है। क्लियर है? और एक बात और यहां पर देखिए डी विकल्प में जो कोवड्डा लिखा है ये आंध्र प्रदेश में है और ये भी यूएसए के ही सहयोग से है। क्लियर है? तो यहां पर आपने देख लिया कि गुजरात राज्य का जो मीठी विरडी है वो और जो आंध्र प्रदेश का कोवड्डा है ये दोनों यूएसए के सहयोग से है। किसके? यूएसए के सहयोग से। स्पष्ट है? और वहीं पर जैतपुर महाराष्ट्र ये किससे? फ्रांस के सहयोग से। स्पष्ट हो गया? और हरिपुर का संबंध कहां से? पश्चिम बंगाल से। और ये किसके द्वारा है? ये रूस के सहयोग से। स्पष्ट हो गया ये सारी चीजें। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को करेंगे। इसी तरह एक नाभिकीय संयंत्र और प्रस्तावित है हरियाणा राज्य में गोरखपुर में। क्लियर है? तो कभी भी आपसे गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र को अगर मान लीजिए सुमेलित करने के लिए पूछा जाए तो सीधे आप हरियाणा राज्य को चुनेंगे। क्लियर है? इसी तरह से यहां पर अगर जो प्रस्तावित की ही चर्चा हो रही है तो जरा कुछ और हम लोग चर्चा कर लें। जैसे मध्य प्रदेश में दो आपको ध्यान में रखना है आणविक शक्ति केंद्र, एक है चुटका और दूसरा भीमपुर। ठीक है?
यानी मध्य प्रदेश में मैं कौन से नाम बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक नाम याद रखना है, चुटका। क्लियर है, ये जो चुटका आणविक शक्ति केंद्र है, प्रस्तावित है ये, तो ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा कौन सा है, भीमपुर। क्लियर है, तो चुटका और भीमपुर कभी भी आए नाभिकीय संयंत्र के संदर्भ में तो आप इसको सीधे किससे कोरिलेट करेंगे, मध्य प्रदेश से, यानी एमपी के साथ। क्लियर है, स्पष्ट याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इन पर आए दिन न्यूज़पेपर में चर्चा होती रहती है, अगर कुछ भी काम हुआ तो वो चर्चा में आ जाते हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है तो वो कौन है, कुडनकुलम। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये कुडनकुलम परमाणु शक्ति स्टेशन है। अब ये प्रश्न उठता है कि किस राज्य में है, तो याद रखेंगे कुडनकुलम नाम का जो ये परमाणु शक्ति स्टेशन है ये तमिलनाडु राज्य में है, स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो तमिलनाडु राज्य है, यहीं पर तिरुनेवल्ली जो जिला है, उसी जिले में कुडनकुलम नामक परमाणु शक्ति स्टेशन है। तो स्पष्ट रूप से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुडनकुलम परमाणु शक्ति स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर, और किसके सहयोग से, तो भारत और रूस के सहयोग से, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और कुडनकुलम रिएक्टर की कुल स्थापित क्षमता वर्तमान समय में 2000 मेगावाट है। क्लियर, अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ परमाणु शक्ति संयंत्र है और दूसरी तरफ राज्य के नाम है, और सबसे पहला जो परमाणु शक्ति संयंत्र है उसका नाम है कलपक्कम। और कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में, आप पढ़ चुके हैं। तो आपने अभी पिछला देखा था एक कुडनकुलम और दूसरा अभी आपने देखा कलपक्कम। क्लियर है, तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कि कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों परमाणु शक्ति स्टेशन तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो यहां पर ए को आप सुमेलित कर देंगे चौथे के साथ। अगला लिखा है काकरापार, काकरापार कहां पर है, गुजरात राज्य में, यानी बी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। अगला लिखा हुआ है कैगा, कैगा कहां पर है, कर्नाटक में, और कैगा भी परमाणु शक्ति केंद्र है। याद रखिएगा, कई बार मैंने आपसे ये बात कही है कि नाम लिखकर ये पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है कि ताप केंद्र है, तापी संयंत्र है या परमाणु शक्ति केंद्र है। तो ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि जो कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है कर्नाटक राज्य में। क्लियर है, तो सी को आपने दूसरे के साथ। और रावत भाटा, रावत भाटा भी परमाणु शक्ति संयंत्र, और किस राज्य से, राजस्थान से, तीसरा। तो यहाँ पर सही सुमेलित करिए 4 1 2 3, और 4 1 2 3 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, रावत भाटा के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि जो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान राज्य में है, ये कनाडा की सहायता से एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपने देख लिया कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में, मीठी विरडी भी अभी आपने गुजरात में पढ़ा है। क्लियर है, और कैगा कर्नाटक में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्लियर है, अब देखिए, नहीं, कैगा कर्नाटक में बिल्कुल सही, रावत भाटा राजस्थान में बिल्कुल सही, मुपड्डल, अब देखिए मुपड्डल ये जो केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में ही है। क्लियर है, तो यहां पर आपने देखा, आपने कलपक्कम भी देखा, कुडनकुलम भी देखा और मुपड्डल भी देखा। क्लियर है, तो ये आपका ये भी सही है। एन्नौर, एन्नौर आपको क्लियर है, एन्नौर कहां पर है, ये भी तमिलनाडु में है। क्लियर है, ये भी तमिलनाडु में है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, और यहां पर ये मेघालय लिख रहा है जबकि ये क्या होगा, तमिलनाडु में। तो आपने यहां पर सभी देख लिए, कलपक्कम, कुडनकुलम, मुपड्डल, एन्नौर, ये सभी कहां से हैं, तमिलनाडु राज्य से। एक भी इस तरह का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे नाम हर प्रश्न में लगभग रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे अगला प्रश्न ही देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं। अब कलपक्कम पर चर्चा हो चुकी है, तमिलनाडु, तो बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर, इस पे भी पूर्व की क्लासेस में चर्चा विस्तार में हुई है, और आप ये भी बताने की स्थिति में हैं कि जो राणा प्रताप सागर है ये किस नदी से संबंधित है, तो याद रखेंगे चंबल में। क्लियर है, और राणा प्रताप सागर कहां पर है, राजस्थान में, और ये क्या लिखा है, मध्य प्रदेश, तो गलत हो गया, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है, अब इस पे चर्चा हुई है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही। तारापुर, तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में, यानी ये भी सही है। क्लियर है, और तारापुर के संदर्भ में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि भारत में जो परमाणु विद्युत शक्ति का उत्पादन है वो तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहले 1969 में ये हुआ था, और किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान होगी। तो इस तरह से आप प्रश्नों को कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, राणा प्रताप सागर का संबंध कहां से है, राजस्थान राज्य से है। क्लियर है, स्पष्ट रूप से आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों की सत्यता की जांच करिए। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि कथन में कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत जो है वो अणु ऊर्जा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति में जो आशाप्रद यानी जहां पर संभावनाएं देखी जा रही हैं वो अणु ऊर्जा भी उसमें शामिल। और अगला लिख रहा है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, ये स्थिति गलत है। देखिए, अगर हम बात कर लें कि परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है, तो जो प्रायः परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। क्लियर है, और जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो भारत में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा नाभिकीय ईंधन, तो वो है थोरियम। क्लियर है,
तो इसलिए और ज़्यादातर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूरेनियम की आवश्यकता होती है और यूरेनियम भारत में अल्प मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? इसके लिए हम इस पे डिपेंडेंट हैं दूसरे से मंगाने को लेकर। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है और इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? तो ध्यान रखेंगे भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति में मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा, लेकिन भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में है और इस पर आयात पर निर्भर है। क्लियर है? तो ये सारी बातें ध्यान में रखना और भारत में थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रचुरता के मतलब प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है। तो अभी हम लोग की चर्चा हुई है, अभी मैंने आपसे बताया कि भारत में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा है, थोरियम है। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये नाभिकीय ईंधन थोरियम जो है ये मोनाजाइट बालू के निक्षेपों के रूप में पाया जाता है और भारत में मोनाजाइट का जो कुल अनुमानित भंडार है वो 14.47 मिलियन टन है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रायः परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम को। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जल विद्युत के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है। देखिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी परियोजना जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है। विकल्प ए में लिखा झानौर। देखिए जो झानौर है ये गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है। क्लियर है? तो ये जल विद्युत परियोजना नहीं है, अर्थात आपका इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। और वही अन्य विकल्प में जो सिंगरौली है, कोल्डम और रम्मम, ये तीनों जल विद्युत आधारित परियोजनाएं हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो झानौर गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है इसका संबंध गुजरात राज्य से। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार परियोजनाओं के नाम देकर और संबंधित राज्य से मैच कराया जाता है। तो ध्यान रखेंगे झानौर गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है और इसका संबंध गुजरात राज्य से है। वहीं विकल्प बी में जो लिखा है सिंगरौली, याद रखिएगा सिंगरौली एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजना है जिसको 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंगरौली जल विद्युत परियोजना भी है। क्लियर है? अगर हम बात कर ले विकल्प सी की, कोल्डम, कोल्डम जल विद्युत आधारित परियोजना है और ये सतलज नदी पर है। क्लियर है? और याद रखेंगे राज्य पूछा जाए तो कोल्डम हिमाचल प्रदेश से संबंधित परियोजना है। क्लियर है? विकल्प डी में लिखा हुआ है रम्मम, याद रखेंगे रम्मम जल विद्युत परियोजना है और ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। क्लियर? तो ये बातें आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे जल विद्युत आधारित परियोजना से संबंधित। अभी कुछ हाल ही में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिसको मैं इसी प्रश्न के साथ कोरिलेट करना चाह रहा हूं, जैसे सिंधोल जल विद्युत परियोजना। याद रखेंगे ये जो सिंधोल जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। सिंधोल जल विद्युत परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। वहीं विष्णुगढ़ पीपल कोठी, याद रखेंगे विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ये हाल ही में चर्चा में रही जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो सिंधोल जल विद्युत परियोजना उड़ीसा से और विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। यहां पर एक तरफ राज्य का नाम है, दूसरी तरफ उस राज्य के जल विद्युत स्टेशन से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। अगर बात कर लें ए विकल्प की, तो यहां लिखा है तवा जल विद्युत स्टेशन जो है क्या गुजरात राज्य में है, तो यहां पर ये जो पहला ही है यही सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तवा परियोजना है इसका निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। क्लियर? एमपी में ये है और ये तवा नदी पर आधारित जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। तवा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से है, न कि गुजरात से। क्लियर है? वहीं जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान से, बिल्कुल सही है। पंचेट हिल जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य से, ये भी सही है। और खोपोली जल विद्युत परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है, ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर ये ध्यान में रखेंगे कि तवा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में और किस जिले में, होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर किया गया है। और जवाहर सागर परियोजना का संबंध, तो याद रखेंगे जवाहर सागर परियोजना का संबंध राजस्थान राज्य से संबंधित है और ये चंबल नदी पर आधारित परियोजना है। क्लियर है? वहीं अगर पूछा जाए कि पंचेत हिल परियोजना, तो याद रखेंगे पंचेत हिल परियोजना का संबंध झारखंड राज्य से है और खोपोली परियोजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। क्लियर? स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर तवा परियोजना की बात हुई तो आपने कहा कि तवा परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो अगर मध्य प्रदेश में जो और परियोजनाएं हैं उनको अगर अटैच कर लें, जैसे गांधी सागर, क्लियर, इंदिरा सागर और साथ ही साथ ओंकारेश्वर, क्लियर, तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि तवा परियोजना, गांधी सागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, इन सभी परियोजनाओं का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना
ये किस प्रकार की परियोजना है? तो चर्चा हुई है कि राणा प्रताप सागर परियोजना ये जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, पन बिजली संयंत्र है। क्लियर है? राणा प्रताप सागर परियोजना और किस नदी पर है? तो याद रखेंगे चंबल नदी पर। क्लियर है? तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर परियोजना एक पन बिजली परियोजना यानी जल विद्युत आधारित परियोजना है और ये गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो कि राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपने राजस्थान राज्य के अभी दो परियोजनाओं को देखा, एक तो जवाहर सागर जो चंबल नदी पर है और दूसरा राणा प्रताप सागर परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं का संबंध राजस्थान राज्य से है। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वर्तमान समय में जल विद्युत के संदर्भ में जो अग्रणी राज्य हैं, अगर उनके नाम को देखें तो इसमें नंबर 1 पर पंजाब है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। जो करंट के डेटा है उनके आधार पर जल विद्युत के क्षेत्र में नंबर 1 पर पंजाब, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। विकल्प में आपके पंजाब नहीं है, यहाँ पर विकल्प में कर्नाटक है, तो ये इसलिए यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जल विद्युत शक्ति के मामले में यहाँ पर नंबर 1 पे पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? अगर हम बात कर लें जल विद्युत गृह कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कोयना, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये कोयना जो जल विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कोयना महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी जल विद्युत केंद्र है और जो प्रमुख है। सबसे पहले कोयना की बात हो गई कि कोयना एक जल विद्युत केंद्र है और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा खोपली, नीरा देवघर और पावना ये सभी जल विद्युत केंद्र हैं और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कोयना, खोपली, नीरा देवघर और पावना ये सभी महाराष्ट्र राज्य के जल विद्युत केंद्र हैं। वहीं विकल्प बी में जो नेवेली लिखा हुआ है, ये नेवेली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये ताप विद्युत गृह है। क्लियर है? तो नेवेली कहां पर है? तमिलनाडु में, और ये ताप विद्युत गृह है। वही विकल्प सी में देखिए लिखा है कोठागुडम। याद रखिएगा, ये जो कोठागुडम है ये तेलंगाना राज्य में ताप विद्युत केंद्र है। क्लियर है? कोठागुडम तेलंगाना राज्य में ताप विद्युत केंद्र है। और ट्रॉम्बे की बात करें तो ट्रॉम्बे भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये तापी विद्युत केंद्र है। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर एक तरफ शक्ति परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य के नाम है। पहला लिखा जवाहर सागर। अभी आपने पढ़ा था कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर इन दोनों का संबंध राजस्थान से, तो ये सही है। अगला कह रहा है नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ये भी बात सही है। आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे दो परियोजनाएं और याद रखिए बहुत पूछी जाती हैं, नागार्जुन सागर के अलावा श्रीशैलम और मचकुंड। क्लियर है? तो याद रखेंगे नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और मचकुंड ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगला लिखा है शिव समुद्रम। देखिए ये जो शिव समुद्रम लिखा है और कह रहा है केरल राज्य में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। क्लियर है? कहां से? कर्नाटक से। इसलिए यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना का संबंध कर्नाटक में है। और किस नदी पर अगर पूछ लें तो कावेरी नदी पर। क्लियर है? अगला दिया हुआ गांधी सागर। अभी चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश की जो भी परियोजनाएं थी, जैसे तवा परियोजना आपने देखी, गांधी सागर देखा, इंदिरा सागर देखा और ओंकारेश्वर देखा था। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए गांधी सागर पूछ लिया, आपने तुरंत आंसर किया कि ये बात सही है कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की। ये इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य में है और किस नदी से संबंधित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। क्लियर है? और याद करिए इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है। अब देखिए अगर आपको याद होगा, जब आप नदियों के संदर्भ में पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने वहां पर कोरिलेट करने की कोशिश की थी और आपसे ये कहा था कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आप इसको गंभीरता से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कितने लोगों को ये बात याद है कि मैंने आपसे कहा था कि भारत में जो सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र है उसकी स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 1897 में, इट मीन्स 1897 में। क्लियर? 1897 में स्थापना हुई थी किसकी? भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र की पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में। और वही मैंने आपसे कहा था कि भारत का जो दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है वो 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। क्लियर? तो वही बात यहां बताई जा रही है कि अब ये पूछ कर रहा है कि देश की पहली सफल जल विद्युत परियोजना, ये बात सही हो सकती है कि ये सफल
जल विद्युत परियोजना हो सकती है पहली, लेकिन याद रखेंगे, इस बात को स्पष्ट दिमाग में रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो याद रखेंगे 1897 की पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग। क्लियर है? और जो दूसरी और भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है वो 1902 की शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जो कि कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, अगला जो है वो है सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र। याद रखिएगा, सिद्रपोंग जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है आपसे, सिद्रपोंग जल विद्युत परियोजना ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। डिटेल में मैंने बताया 1897 में है। क्लियर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। क्लियर है? अच्छा, एक बात और यहाँ पर आगे देखिए, जवाहर सागर परियोजना। मैंने आपसे कहा था कि जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। जवाहर सागर के साथ साथ मैंने राणा प्रताप सागर परियोजना भी कहा कि राजस्थान में और चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है और किस नदी पर है, तो याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। और वहीं गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ऊपर जब प्रश्न पूछा गया था तो शिव समुद्रम के साथ केरल को अटैच कराया गया था, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है ये केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। तो केरल में कौन सी परियोजना है? तो दो परियोजनाएं आप केरल की जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछी भी जाती हैं। एक है इदुक्की और दूसरी है सबरीगिरी। याद रखेंगे, इदुक्की और सबरीगिरी ये दोनों परियोजनाएं केरल राज्य से संबंधित हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो खोजिए कि क्या ऑप्शन में 1897 में स्थापित पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट स्थित सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विकल्प ए में ही लिखा है दार्जिलिंग। क्लियर? तो यहाँ पर आप ए विकल्प के साथ चले जाएंगे। ये दार्जिलिंग की जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना, ये 1897 की है और जो शिव समुद्रम है ये 1902 की परियोजना है। क्लियर? स्पष्ट है आपको? तो यहाँ ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी बार ये प्रश्न रिपीट किया है, समीक्षा अधिकारी से लेके लोअर पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न सीधा पूछा गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। अब देखिए, अब ये प्रश्न आ गया, अगर आप केवल आंसर रटते, उस पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, मान लीजिए यही प्रश्न है और केवल आप आंसर रट लें, तो यहाँ तो आपको यही समझ में आएगा ना कि भारत की सबसे पुरानी जल शक्ति केंद्र जो है वो शिव समुद्रम है, क्योंकि डी विकल्प यहाँ सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही पिछला जो प्रश्न था उसमें शिव समुद्रम के साथ साथ दार्जिलिंग भी लिखा था, तो इसलिए आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि पहला जो है ये दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में स्थापित 1897 की भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। और वहीं 1902 में दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में स्टैब्लिश हुआ और ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, इसलिए क्योंकि विकल्प में दार्जिलिंग नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आप सही कर रहे हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। मैंने आपसे कहा था कि ये परियोजनाएं देखिए और राज्य से सुमेलित कराता है। कोयना, आपको याद आ रहा है, आप पढ़ चुके हैं, कोयना एक जल विद्युत केंद्र है और कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर? तो यहां पर आप सीधे कोयना को महाराष्ट्र से सी के सामने एक लिख लें। उसके बाद सलाल, सलाल परियोजना का संबंध कहां से है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर, यानी यहां पर आप ए को कोरिलेट कर देंगे दूसरे के साथ। अगला है शरावती, शरावती कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यानी बी के आगे 3। और टिहरी ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यानी डी के आगे 4। तो सही कूट क्या बना? 2 3 1 4। क्या बना? 2 3 1 4। 2 3 1 4 के आधार पर यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? आगे देखिए, तो देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि जो सलाल जल शक्ति परियोजना है इसका संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर से है। क्लियर है? अगर मैं यहीं पर जम्मू कश्मीर की कुछ और परियोजनाओं को कोरिलेट कर दूं, जैसे उरी परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बगलिहार ये बहुत फेमस है, बगलिहार जम्मू कश्मीर से, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर से, पकल टुल ये कहां से है? पकल डुल ये परियोजना जम्मू कश्मीर से है, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर से। क्लियर है? एक भी नाम आप मिस आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है शरावती, शरावती जो जल विद्युत परियोजना है ये कर्नाटक राज्य से है। शरावती के अलावा अभी आपने पढ़ा है क्या? शिव समुद्रम कर्नाटक राज्य में है, शिव समुद्रम अभी आपने पढ़ा है। उसके अलावा आपने जोग परियोजना पढ़ी है, जिसको आप महात्मा गांधी परियोजना भी कहते हैं, तो याद रखेंगे जोग परियोजना का संबंध भी कर्नाटक राज्य से है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोयना आप पढ़ चुके हैं, ये कोयना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और महाराष्ट्र राज्य की कुछ और परियोजनाओं को आपने देखा था कोयना के अलावा, जैसे पावना आपने देखा था, नीरा देवघर देखा था, खोपली देखा था। क्लियर है? इसके अलावा टाटा याद रखेंगे, ठीक है, इसके अलावा मीरा याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये सभी परियोजनाएं भी आप ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। क्लियर है? अगला देखिए टिहरी है, टिहरी परियोजना कहाँ की है? उत्तराखंड की है। क्लियर है? उत्तराखंड से भी बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे टिहरी के अलावा टनकपुर याद रखिएगा, टनकपुर जल शक्ति परियोजना भी उत्तराखंड में है। रामगंगा
कालागढ़, क्लियर है, तो उत्तराखंड। इसके अलावा खटीमा, ये भी बहुत पूछा जाता है, खटीमा उत्तराखंड राज्य से। किसऊ, किसऊ परियोजना भी संबंधित है कहां से, उत्तराखंड राज्य से। तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा हुआ है मिदनापुर नहर कंसावती नदी। तो देखिए जो मिदनापुर नहर है ये कंसावती नदी से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है तवा प्रोजेक्ट। अभी आपने तवा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, यानी तवा परियोजना के बारे में आपने पढ़ा था, और आपने देखा था कि जो तवा परियोजना है इसका निर्माण मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ और तवा नदी पर। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, कृष्णा नदी। सीधे आप इसको कट करेंगे और यहाँ पर विकल्प बी आंसर करेंगे, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है, तो तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है मेटूर डैम। देखिए मेटूर डैम का संबंध कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है ये। और उकाई प्रोजेक्ट जो है ये तापी नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो तवा जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा नदी पर स्थित है। क्लियर है, अन्य परियोजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मेट्रोल डैम कावेरी नदी पर और उकाई परियोजना तापी नदी पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाथपा झाकरी बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे नाथपा झाकरी जो परियोजना है ये सतलज नदी पर है। कहां पर है, सतलज नदी पर स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो गया। स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है और राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। स्पष्ट है, और जिसकी क्षमता कितनी है, 1500 मिलियन वाट। अगला देखिए, अगला है ताप विद्युत से संबंधित। और ताप विद्युत से रिलेटेड जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है, तो देखिए अगर हम बात कर लें एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई की, और पहला लिख रहा है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो एनटीपीसी की सिंगरौली प्लांट है ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एनटीपीसी की कोयले आधारित जो ताप विद्युत परियोजना है वो सिंगरौली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। अगला कह रहा है कि ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो ये बात यहाँ पर सही है कि ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। क्लियर, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। स्पष्ट है, अगला देखिए, आइए जरा इसको डिटेल में कवर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एनटीपीसी जो है ये देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में हुई थी। क्लियर है, आपको याद होगा तो पिछली बार मैंने इसको कोरिलेट करते हुए एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है, तो वहां पर मैंने आपसे बताया था कि सिंगरौली ताप विद्युत एनटीपीसी की ताप विद्युत है, 1977 में स्टैब्लिश हुई, और ये जल विद्युत परियोजना भी है, मैंने इसकी जिक्र किया था। और याद रखिएगा सिंगरौली क्षेत्र, जो सिंगरौली क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र है, एक है सिंगरौली, दूसरा है विंध्याचल और तीसरा है रिहंद। और ये जो सिंगरौली और रिहंद संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे यही पूछा गया था कि एनटीपीसी की जो सिंगरौली स्थित इकाई है ये क्या छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, तो हमने कहा था नहीं। क्यों, क्योंकि जो सिंगरौली और रिहंद संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। स्पष्ट है, और वहीं अगर बात कर लें विंध्याचल संयंत्र की, तो विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित, और रिहंद जलाशय और नादन कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी और कोयले की आपूर्ति इसको की जाती है। क्लियर, तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अब यहां पर मैं चाह रहा था कि जो एनटीपीसी की कोयले आधारित ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है जरा उसका जिक्र कर दिया जाए यहाँ पर। तो जैसे आपने देखा कि एनटीपीसी की जो कोयले आधारित ताप विद्युत परियोजना उसमें एक सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है, दूसरा रिहंद है, रिहंद भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। इसके अलावा दादरी है, दादरी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। वहीं अगली है परियोजना टांडा, टांडा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में, और एक है ऊंचाहार जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। क्लियर, तो ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और अगर एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजना पूछा जाए तब उस कंडीशन में आप औरैया को याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा दादरी। क्लियर, ये जरूर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्लियर, अब देखिए पहला लिखा हुआ है तापगृह और राज्य में बाढ़। अब बाढ़ का संबंध किस राज्य से है, बिहार से, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है लारा, लारा का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ राज्य से, ये भी सही है। अगला है कुडगी, कुडगी का संबंध कर्नाटक राज्य से, ये भी सही है। और अगला लिखा हुआ है गाडरवारा, ये जो गाडरवारा है इसका संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश लिखा है। ये गाडरवारा का संबंध, या कई जगह आप देखेंगे कि गदरवारा भी लिखा है। क्लियर है, तो अगर गाडरवारा लिखा हो या गदरवारा तो आप इसको मध्य प्रदेश राज्य से सुमेलित करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो गाडरवारा
या गदरवारा है, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे बाढ़ ताप विद्युत गृह का संबंध बिहार राज्य से है। अब जैसे बिहार राज्य में अगर हम बात करें तो दो और ताप विद्युत गृह आप याद रखेंगे, एक है मैथान और दूसरा है कहलगांव। क्लियर है? तो याद रखिएगा मैथान और कहलगांव और बाढ़, ये तीनों परियोजनाओं का संबंध बिहार राज्य से है। क्लियर है? स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कहलगांव, मैथान और बाढ़ ये बिहार राज्य से है। वहीं अगला लिखा है लारा छत्तीसगढ़। लारा के साथ साथ कोरबा भी याद रखिएगा। लारा और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है। कुडली आपने कहा कर्नाटक में, ये सही है। अगला जो मैंने आपसे कहा था कि गाडरवारा यानी गादरवारा ये मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का अभी आप एक परियोजना पढ़ चुके हैं विंध्याचल, ये स्पष्ट है। उसके अलावा एक पेंच परियोजना है, याद रखिएगा पेंच परियोजना का संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा ये जो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र है ये रूस के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्पष्ट याद रखेंगे कि भारत में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी और ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है और ये एक एनटीपीसी का उपक्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और बहुत पॉपुलर भी है, आप सभी जानते भी होंगे। अगला प्रश्न संख्या 577 और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप सूची को सुमेलित करिए। एक तरफ राज्य के नाम और दूसरी तरफ स्थापित तापीय शक्ति की क्षमता दी गई है। तो आपसे ये सीधा सीधा पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ताप विद्युत है यानी जो थर्मल एनर्जी है, इसमें कौन से राज्य क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। अब देखिए एक सीक्वेंस बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि थर्मल एनर्जी में नंबर 1 पर महाराष्ट्र। नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र, यानी यहाँ पर बी के सामने एक। उसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर दूसरा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, अब वो चेंज हो गया है, तो मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि ताप विद्युत में यानी थर्मल एनर्जी में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना कौन सी है। कह रहा है भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है। तो आपको सभी को पता है कि अगर हम भारत में शक्ति परियोजनाएं की बात करें तो वो सबसे ज्यादा कौन सी है? कोयले आधारित सबसे ज्यादा शक्ति परियोजनाएं भारत में हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। कोयले आधारित परियोजनाएं जो हैं ये सबसे ज्यादा भारत में हैं, तो बी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बात स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि भारत की प्रमुख शक्ति परियोजनाएं में कोयला आधारित परियोजनाएं, ये देश के कुल विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित परियोजनाओं का योगदान लगभग 50% का है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। और देश के कुल कोयला उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा ताप विद्युत परियोजनाओं में आता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विकल्प ए में लिखा है पतरातू। देखिए पतरातू का संबंध झारखंड राज्य से, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगला लिखा हुआ है तलचर। तलचर का संबंध उड़ीसा राज्य से है, ये भी सही है। रामागुंडम, देखिए रामागुंडम का संबंध तमिलनाडु से नहीं, रामागुंडम का संबंध तेलंगाना राज्य से है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा है। क्लियर है? तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रामागुंडम का संबंध तेलंगाना राज्य से है। क्लियर है? और सिंगरौली उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि पतरातू झारखंड में, तलचर उड़ीसा में है, रामागुंडम तेलंगाना राज्य में। और तेलंगाना राज्य का एक और याद रखिएगा, कोठागुदम। कोठागुदम, तो याद रखेंगे रामागुंडम या कोठागुदम, दोनों में से कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तेलंगाना राज्य। तो रामागुंडम परियोजना और कोठागुंडम परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं तेलंगाना राज्य से संबंधित है और वहीं सिंगरौली जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्लियर है? अच्छा, ऊपर अभी आपने देखा था कि रामागुंडम को तमिलनाडु से अटैच किया गया था, तो क्या यहीं पर चर्चा कर ली जाए कि तमिलनाडु राज्य में कौन कौन सी परियोजना है। तो अगर आपको याद हो तो अभी आपने इसको पढ़ा था कि एक नेवेली परियोजना थी और नेवेली परियोजना को आपने तमिलनाडु से कोरिलेट किया था, याद है आपको? तो याद रखेंगे, एक तो नेवेली परियोजना आप देख चुके हैं, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेवेली के अलावा तूतीकोरिन और एन्नोर, ये परियोजनाएं भी तमिलनाडु राज्य से हैं। तमिलनाडु राज्य से नेवेली, एन्नोर और तूतीकोरिन, ये तीनों परियोजनाएं आप तमिलनाडु राज्य से संबंधित याद रखेंगे। अच्छा, नेल्लोर अगर परियोजना पूछा जाए, कौन सी परियोजना? नेल्लोर परियोजना। याद रखेंगे ये जो नेल्लोर परियोजना है इसका संबंध कहां से है? तो याद रखेंगे नेल्लोर परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। क्लियर है? सिम्हाद्री और नेल्लोर, ये दोनों परियोजनाएं आप आंध्र प्रदेश राज्य से याद रखेंगे, क्योंकि ये परियोजनाएं कई बार पूछी गई, नेल्लोर और सिम्हाद्री। क्लियर है? अगला देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई सारी, यानी ये प्रश्न आपने 360 डिग्री में देख लिया। अगला है प्रश्न संख्या 580 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
एक तरफ केंद्र के नाम है, दूसरी तरफ ऊर्जा। अब देखिए पतरातू, अभी आपने देखा है कि पतरातू कहाँ पर है, तो आपने कहा था कि पतरातू जो केंद्र है ये झारखंड राज्य में है और कैसा है, तापी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है झाकरी, याद करिए झाकरी आपने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था, तो जो झाकरी केंद्र है ये किस तरह का है, तो ये जल विद्युत केंद्र है, क्लियर है। नाथपा झाकरी आपने पढ़ा था ना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है और किस नदी पर है, रिकॉल करिए, तो आपने कहा था कि सतलज नदी पर है और राज्य आपने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में, क्लियर है। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला है कल्पक्कम, तो ये क्या है, कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। कल्पक्कम परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, क्लियर है। वही कोरबा लिखा है, तो याद रखिएगा अभी मैंने जिक्र किया था जब आया था कि लारा ताप विद्युत गृह, तो वही मैंने आपसे कोरिलेट कराया था कि लारा और कोरबा ये दोनों आप छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा। तो कोरबा कैसी है, तो यहाँ पर कोरबा याद रखिएगा ताप विद्युत संयंत्र है और कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और ये लिख रहा है पवन, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये ताप विद्युत गृह है, और ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में लारा भी आपने पढ़ा है, यानी लारा और कोरबा दोनों ताप विद्युत गृह हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। एक ही बात को मैं कई बार बता रहा हूं ताकि आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डाबहोल पावर प्लांट कहां पर स्थित है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि डाबहोल पावर प्लांट का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। डाबहोल पावर प्लांट का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट याद रखेंगे कि ये जो डाबहोल पावर प्लांट है ये महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले में स्थित है, क्लियर है। और याद रखिएगा डाबहोल पावर प्लांट की परियोजना जो है ये 3 अरब डॉलर की थी, जो कि भारत में सबसे बड़ी विदेशी निवेश की परियोजना थी, क्लियर है। तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र राज्य में ये डाबहोल पावर प्लांट है, तो महाराष्ट्र राज्य के कुछ और प्लांट की चर्चा कर लें जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसमें याद रखेंगे चंद्रपुर, क्लियर है। अगर नहीं पता होगा तो उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। चंद्रपुर हो गया, पारस हो गया, भुसावल, कापरखेड़ा, उड़ान, चोला, ये सभी परियोजना कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य की। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डाबहोल आपने देखा, चंद्रपुर, पारस, भुसावल, कापरखेड़ा, उड़ान और चोला, ये सभी परियोजनाएं कहाँ संबंधित हैं, महाराष्ट्र राज्य से। अगला देखिए, अगला है पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा में जो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए पवन ऊर्जा में अगर पहले स्थान पर हम बात कर लें तो याद रखिएगा इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है, क्लियर है। तो तमिलनाडु विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर गुजरात है, गुजरात ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आप आंसर कर देंगे, क्लियर है। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है। नंबर 1 पर इस समय अपडेट कर लीजिएगा कि नंबर 1 पर भारत में पवन ऊर्जा में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और चौथे स्थान पर राजस्थान है। स्पष्ट तौर पर इसको अपडेट कर लेंगे, ये नया डेटा है। तमिलनाडु नंबर 1 पर, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पर राजस्थान है। किस संदर्भ में, पवन ऊर्जा के संदर्भ में। अगला देखिए, अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो देखिए सौर ऊर्जा में भी अगर हम देख लें कि सौर ऊर्जा में नंबर 1 पर कौन है, तो देख लीजिए सौर ऊर्जा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सौर ऊर्जा के संदर्भ में राजस्थान नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, क्लियर है। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक ये हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। चलिए प्रश्न देखते हैं। यहां पर सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। देखिए नवकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा, जो सौर शक्ति है ये सबसे ज्यादा संभावना वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्लियर है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा और आपको मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया भी है, क्लियर है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में नंबर 1 पर है संभावना के दृष्टिकोण से। अगला लिखा है प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अब देखिए प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत, तो मैंने इसको डिटेल में आपको बताया था कि जब जलाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन और वो जाकर CFC वगैरह यानी वो एट लास्ट प्रदूषण के फॉर्मेट में वो तब्दील होगा। तो यहाँ पर प्रदूषण रहित पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सी विकल्प सही करेंगे, जो सौर ऊर्जा है ये प्रदूषण रहित है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला है अन्य तथ्य से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर मिसलिनियस प्रश्न होंगे, यानी कई प्रकार के प्रश्न जो एक साथ मिलाकर कई टॉपिक के पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न ऊर्जा संसाधन से ही होंगे, लेकिन इसमें ताप, जल विद्युत, नाभिकीय, इन सभी को एक साथ मिलाकर ये बनता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन आता है कहाँ से। तो देखिए प्राकृतिक गैस के संदर्भ में मैंने आपको जब खनिज संसाधन वाली क्लास थी तो उसी समय मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राकृतिक गैस के अगर शीर्ष उत्पादन क्षेत्र की हम बात कर लें तो जो अपतटीय क्षेत्र होता है इसका सबसे ज्यादा योगदान है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, क्लियर है, ये बात तो स्पष्ट है।
और उसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको मुंबई हाई यानी बंबई तट के बारे में कहा था। क्लियर है? तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे अधिकांश जो उत्पादन है प्राकृतिक गैस का वो आपने कहा अपतटीय क्षेत्र में, और यहाँ पर आपने कहा कि बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र यहाँ पर अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। स्पष्ट हो गया? प्राकृतिक गैस के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया था कि ये कई गैसों का मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण है। और इसमें मैंने बताया था कि मुख्य रूप से इसमें मीथेन होती है, इसके अलावा इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी गैसें होती हैं। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये जीवाश्म ईंधन होता है। और मुंबई हाई के अलावा मैंने कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा की भी बात की थी, गोवा क्षेत्र की भी बात की थी। क्लियर है? जैसलमेर में भी, असम में भी था, और असम में मैंने 2 क्षेत्र भी आपको बताए थे। कौन से? नाहरकटिया और मोरन क्षेत्र, आपको याद होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने देखा कि ये प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रश्न है। इसमें अपतटीय क्षेत्र के अलावा असम, राजस्थान में मैंने जैसलमेर का जिक्र किया था, त्रिपुरा याद रखेंगे, गुजरात, और गुजरात में एक जगह मैंने आपको बताई थी जगतिया। क्लियर है? ये भी आपको ध्यान में होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर गुजरात में आप खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी को भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ऊर्जा के प्रकार, दूसरी तरफ पावर स्टेशन। अब देखिए इसी को कहा जाता है मिसलिनियस में, यही प्रश्न होते हैं इसमें। देखिए सौर ऊर्जा प्रकार के स्टेशन, पवन के भी, जल विद्युत के भी, तापी, ये सभी मिक्सचर करके एक साथ दिए गए हैं। अब सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट आबू, ये जो माउंट आबू पावर स्टेशन है ये किस प्रकार की ऊर्जा का? तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो माउंट आबू तो सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। अगला लिखा है मुप्पा मंडल, याद रखिएगा ये जो मुप्पा मंडल पावर स्टेशन है ये पवन ऊर्जा से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला लिखा हुआ है कुडनकुलम, याद करिए मैंने आपसे कहा था कि कुडनकुलम परियोजना का संबंध क्या है? ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा, ये जल विद्युत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा है, और तमिलनाडु राज्य में, तो ये सी विकल्प आपका हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। और पतरातू के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी कि पतरातू झारखंड राज्य में, और ये तापी ऊर्जा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कुडनकुलम जो है ये क्या है? कुडनकुलम जल विद्युत केंद्र नहीं है, ये क्या है? नाभिकीय विद्युत ऊर्जा से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में भी आपको सुमेलित करना है। यहां पर पहला लिखा है ऊर्जा संयंत्र और दूसरा पूछ रहा है ऊर्जा के प्रकार, जैसे चमेरा। तो देखिए चमेरा ऊर्जा संयंत्र जो है ये जली ऊर्जा से संबंधित है। क्लियर है? अगर कहेंगे कि जली ऊर्जा से तो किस नदी पर? तो याद रखेंगे रावी नदी पर। क्लियर है? तो याद रखेंगे चमेरा, अच्छा चमेरा है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो चमेला जली ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा संयंत्र है और ये रावी नदी पर है। तो यहाँ पर ए को आप सुमेलित कर लीजिए किससे? तीसरे के साथ, जली। ग्वाल पहाड़ी, याद रखिएगा ग्वाल पहाड़ी ये सौर ऊर्जा से संबंधित केंद्र है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा से, यानी बी को चौथे के साथ कोरिलेट करिएगा। कुडनकुलम, अभी हम लोगों की चर्चा हुई है, कुडनकुलम कैसा है? आणविक ऊर्जा से, यानी नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये सी को आप सुमेलित कर लेंगे किससे? पहले के साथ। पतरातू, अभी आपने पढ़ा है कि झारखंड में तापी ऊर्जा। देख रहे हैं यही केंद्र हैं जो घूम फिर के पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है? और या तो कुछ ऐसे नए केंद्र जो हाल ही में चर्चा में है। आप निश्चिंत रहेंगे, करंट भी जब आपको कवर कराया जाएगा तो करंट में भी जो इस तरह के जीएस से रिलेटेड फैक्ट है वो आपको कोरिलेट कराते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर डी में पतरातू है और पतरातू तापी ऊर्जा है, यानी डी को दूसरे से सुमेलित करेंगे तो आपका कूट बन रहा है 3 4 1 2 का, और 3 4 1 2 के आधार पर यहाँ पर आप डी विकल्प को आंसर करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अब देखिए यहां पर आपने देखा कि चमेरा, और मैंने आपसे बताया भी था कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है और ये जली ऊर्जा है रावी नदी पर। अगला है ग्वाल पहाड़ी, सौर ऊर्जा तो आपने देखा था। याद रखिएगा ग्वाल पहाड़ी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, क्योंकि कई बार ऊर्जा संयंत्र को राज्य से भी कोरिलेट करके पूछ लेता है। कुडनकुलम आणविक ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, मैं बता चुका हूं। पतरातू झारखंड राज्य से संबंधित है, इस बात पर भी चर्चा हुई है, और ये तापी ऊर्जा केंद्र है। क्लियर? स्पष्ट है बिल्कुल? और हिमाचल प्रदेश में आपने एक और देखा था, हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा रणजीत सागर। क्लियर है? रणजीत सागर जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे। थीन, याद रखिएगा थीन भी पूछा जाता है। थीन अगर ऊर्जा संयंत्र पूछा जाए तब भी आप क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित बताएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना किस राज्य में? तो याद रखेंगे उड़ान जो गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। उड़ान जो गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उड़ान महाराष्ट्र राज्य में स्थित देश का गैस आधारित पहला बिजली संयंत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ान महाराष्ट्र राज्य में स्थित देश का पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र है, जहां से 250 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है। और इसकी जो स्थापना है
ये गेल के सहयोग से की गई है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें गैस आधारित कुछ और पावर प्लांट की, तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजापुर है और उत्तर प्रदेश में औरैया है। क्लियर है, इसकी चर्चा भी हमने की थी। और औरैया के अलावा अगर हम बात कर लें कि गैस आधारित और कौन सा हमने आपको बताया था, तो मैंने दादरी बताया था। ठीक है, औरैया और दादरी ये दोनों गैस आधारित विद्युत परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्लियर है, और मध्य प्रदेश में बीजापुर, महाराष्ट्र में उड़ान। क्लियर है, ये स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि इनका एक क्रम व्यवस्थित करिए कि ये कौन अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम की तरफ। क्लियर है, यानी किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो एक बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कोयले से आधारित जो संयंत्र हैं इनसे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और आप ये अभी पढ़ भी चुके हैं कि लगभग 50% जो है ये ऊर्जा का उत्पादन कोयला आधारित प्लांट से होता है। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, इसमें दूसरे स्थान पर आ जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की अगर हम बात कर लें तो ये 15.7%, क्लियर है, लगभग 15.7% सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात कर लें हाइड्रो यानी जल विद्युत की, तो इससे 11.4%, क्लियर है, और उसके बाद पवन ऊर्जा से 10.2% और गैस से 6.1%। क्लियर है, तो इस तरह से अब आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोयले से लगभग 50%, सौर ऊर्जा से 15.7% लगभग, जल विद्युत से 11.4, पवन ऊर्जा से 10.2 के करीब और गैस से 6.1। ये करंट का डेटा है। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार आप इसका आंसर कर लेंगे। क्लियर है, अगला देखिए, अगला है पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के बाद अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा है, तो अब आप बता ले जाएंगे कि जीवाश्म ईंधन के बाद अगर आप देख रहे हैं तो सौर ऊर्जा से संबंधित जो है ये सबसे ज्यादा था, 15.7% के लगभग है। तो ये यहाँ पर आपका डी विकल्प आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह के अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में ये डेटा याद रखते हैं कि कौन कितने परसेंट के लगभग योगदान देता है, तो इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से हो जाएंगे। देखिए, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं में निश्चित तौर पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये जो दोनों टॉपिक है यहाँ से। अगला है पूछा जा रहा है कि भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग सही क्या है। अब आप आसानी से कर लेंगे, सबसे ज्यादा किसका योगदान होगा, तापी का। क्लियर है, इसमें मैंने आपको बताया कि कोयले का लगभग 50%, ऊर्जा लगभग 15.7%, जल विद्युत लगभग 11.4%, पवन ऊर्जा लगभग 10.2% और गैस से आधारित है लगभग 6.1%। क्लियर है, तब आप इसको आप करंट डेटा के आधार पर व्यवस्थित कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। अब देखिए, जैविक संसाधन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, शुद्ध जल। शुद्ध जल, अच्छा जैविक का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैविक संसाधन कौन नहीं होगा, यानी जहां पर किसी जीव या जैव पदार्थ उसमें शामिल ना हो। क्लियर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कोयला में आपको मिलेगा ही, पेट्रोलियम और मछली ये तो जैविक होगा ही, यानी जैविक पदार्थ के अंतर्गत या जैविक संसाधन आएंगे ही, क्योंकि उन्हीं के ही कई वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे सड़ने गलने से ये बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुद्ध जल जो है ये जैविक संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है, तो ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम, कोयला और मछली ये सभी जैविक संसाधन है, क्योंकि ये किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त हुए हैं। और वहीं अगर शुद्ध जल की बात करें तो ये जैविक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। अब देखिए नुमालीगढ़, अब ये जो नुमालीगढ़ है ये किस प्रकार का है, तो याद रखेंगे नुमालीगढ़ को मैंने आपसे बताया था कि ये तेल रिफाइनरी केंद्र है। क्लियर, यानी तेल शोधन के अंतर्गत, यानी एक को आप सुमेलित करेंगे किसमें, दूसरे के साथ। कहलगांव, ये जो कहलगांव है याद रखिएगा कहलगांव ताप विद्युत स्टेशन है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका बी तीसरे के साथ सुमेलित होगा। जादूगोड़ा, याद रखेंगे जादूगोड़ा यूरेनियम पर आधारित है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप सी को चौथे के साथ। कोरबा आपने पढ़ा है ताप विद्युत है, और ये कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर, आपको पहले ही पता है और इसलिए आप इसको एक के साथ कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पर सही कोड क्या बन रहा है, 2 3 4 1, और 2 3 4 1 के आधार पर बी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए, तो याद रखेंगे नुमालीगढ़ तेल शोधन केंद्र, कहलगांव ताप विद्युत स्टेशन, जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है और कोरबा कोयला से। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है, यानी ज्वारी ऊर्जा से संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो विकल्प में दिए गए हैं इसमें ज्वारी ऊर्जा में आप खंभात की खाड़ी को ले लेंगे। क्लियर है, यानी ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन में अगर प्रमुख क्षेत्र है तो वो कौन सा, खंभात की खाड़ी। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि ज्वारी ऊर्जा में अगर प्रमुख क्षेत्र पूछा जाए तो आप वहां पर खंभात की खाड़ी का जिक्र करेंगे। देखिए, ज्वार, समुद्र जल और लहरें ये महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर है, ज्वार के उठने और गिरने से संचालित संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और भारत में
खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की एस्चुअरी ज्वारी ऊर्जा के लिए ये प्रमुख स्थल है, ठीक है? और जिनका विभव लगभग 1000 मेगावाट है। तो देखिए विकल्प में कच्छ की खाड़ी भी दी गई थी, क्लियर है? तो लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? तो प्रमुख क्षेत्र पूछा जाए तो आप खंभात की खाड़ी को ज़रूर याद रखेंगे, क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भू-तापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो अगर हम भू-तापीय ऊर्जा स्रोत की बात करें, तो भू-तापीय ऊर्जा स्रोत गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं, क्लियर है? गंगा डेल्टा में भू-तापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बिल्कुल आप क्लियर कट ध्यान में रखेंगे कि भारत में अब तक कुल 7 क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए, क्लियर है? अब इनको जरा देख लीजिए ताकि इससे संबंधित कभी भी प्रश्न भविष्य में पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। एक बात तो स्पष्ट है कि जो गंगा डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पर भू-तापीय ऊर्जा नहीं। भू-तापीय ऊर्जा का मतलब ये है कि भूमि के नीचे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसमें देखिए हिमाचल आ जाएगा, हिमालय का इलाका। इसमें दूसरा है सोहना, फिर पश्चिमी तट आ जाएगा, खंभात आ जाएगा, सोन, नर्मदा और तापी का डेल्टा आ जाएगा, गोदावरी और महानदी डेल्टा, क्लियर है? तो ये सभी जो है 7 क्षेत्र ऐसे हैं जो भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। हिमालय, सोहना, पश्चिमी तट, खंभात, खंभात को भी ध्यान में रखेंगे और खंभात को आपने ये भी देखा था कि ये ज्वारी ऊर्जा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है और सोन, नर्मदा, ताप्ती डेल्टा, गोदावरी, महानदी डेल्टा, क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक तरफ संयंत्र, दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार है। कालागढ़, चर्चा हो चुकी है। कालागढ़ को मैंने कहाँ बताया था? उत्तराखंड। और आपसे ये भी बताया था कि ये कैसा है? जलीय ऊर्जा। तो ये यहाँ पर आप ए को सुमेलित कर देंगे किससे? तीसरे के साथ। ग्वाल पहाड़ी, चर्चा हो चुकी है। ग्वाल पहाड़ी को किससे सुमेलित करेंगे? तो याद रखिएगा ग्वाल पहाड़ी मैंने आपसे बताया था कि हरियाणा राज्य में है और वहाँ पर आपने देखा था कि ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो यहाँ पर बी को आप सुमेलित कर देंगे चौथे के साथ, क्लियर है? अगला लिखा है तारापुर। तारापुर कहाँ पर? तो ये आणविक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आप सी को सुमेलित कर देंगे किससे? पहले के साथ। पथरी, पथरी कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में और ये किससे? तापी ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर आप सुमेलित कर लीजिएगा डी को दूसरे के साथ। तो सही कोड क्या बन रहा है? 3 4 1 2 और 3 4 1 2 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि कालागढ़ जलीय ऊर्जा के प्रकार से का संयंत्र है और कालागढ़ उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। वहीं ग्वाल पहाड़ी की बात करें तो ये संयंत्र सौर ऊर्जा आधारित है और हरियाणा राज्य से है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है और आणविक स्टेशन है। पथरी की बात करें तो पथरी उत्तराखंड राज्य में है और ये तापी ऊर्जा स्रोत है, क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो जो समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का पहला संयंत्र है वो कहाँ पर? केरल में, क्लियर है? तो ये यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? केरल में। ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का जो पहला संयंत्र है वो केरल के विजिंघम में। कहाँ पर है? केरल के विजिंघम में और इसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, क्लियर है? तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र केरल राज्य में है। अब देखिए ये आपने देख लिया कि अलग अलग तरीके से कौन कौन से राज्य किस किस क्षेत्र में नंबर 1 पर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल ऊर्जा में अगर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा कुल ऊर्जा में अगर मैं बात करूं तो गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो ये भी डेटा आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है उद्योग एवं व्यापार। अब उद्योग एवं व्यापार से संबंधित जो भी प्रश्न है वो अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू किए जाएंगे। बहुत जल्दी अब आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। इसमें समय लगा है, नो डाउट, इस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग भी इसलिए भी करनी थी क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग बहुत जल्दी इसको समाप्त करेंगे। तो अगली क्लास में हम उद्योग और व्यापार से संबंधित टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत